हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। और सब्जेक्ट आपका हिंदी का, और ये आपका 25 अंक का पेपर रहता है। 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले भी हम आपको 5 मॉडल पेपर दे चुके हैं, सभी सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल पेपर आपको मिल चुके हैं। इसी चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मॉडल पेपर की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी मॉडल पेपर की क्लासेस को आप आसानी से देख लीजिए। क्योंकि अब परीक्षा आपकी स्टार्ट हो जा रही है कल से, तो परीक्षाओं के लिए अब बिल्कुल भी समय बचा हुआ है नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर निम्नलिखित में मूल स्वर हैं। तो ठीक है, मूल स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ऋ। ठीक है, ये आपके 4 मूल स्वर हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आनंद का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, आनंद शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? तो आप बताएंगे विषाद। ठीक है, आनंद का विलोम क्या होगा? विषाद। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 3, सा, सा, हा। ठीक है, ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? ठीक है, इन व्यंजनों को और क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। यानी कि प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 4, भाषा संसार का नाद में चित्र है। ये कथन किसका है? तो आप बताएंगे ये जो कथन है ये सुमित्रानंदन पंत जी का है। किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 5, इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। तो आप बताएंगे ये जो गद्य है ये आपका भाषाई कौशल नहीं है, बल्कि वाचन, लेखन और पठन ये सारे के सारे आपके ये भाषाई कौशल होते हैं। और ये गद्य ये आपका भाषाई कौशल नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अब इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिए, और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 6, ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जो है वो मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, हा। ठीक है, ये आपके 4 क्या है? ऊष्म व्यंजन, जो कि अभी आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इन्हें पढ़ा था। प्रश्न संख्या 7 है, अर्वाचीन उचित के विलोम शब्द लिख दीजिए। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो गया? प्राचीन। ठीक है, और उचित का विलोम शब्द आप बता सकते हैं अनुचित। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, विलोम शब्द भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में ये भी आपसे पूछे जाते हैं। वाक्य किससे कहते हैं, यानी कि सेंटेंस क्या होता है? तो बताना है आपको, मनुष्य के विचारों की पूर्णतः लिखित अथवा मौखिक रूप में व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, छात्राज्ञा किस प्रकार के व्यंजन है? तो आप बताएंगे कि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। कैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं? जो कि 2 वर्णों के संयोजन से बनते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 10, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे ह्रस्व स्वर वह होते हैं जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ऋ। ये सारे के सारे ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, प्रश्न संख्या आपका 11, श्रुतलेख का अर्थ और महत्व बता दीजिए। तो श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक जो है वो बच्चों को कक्षा में 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर दें तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है और शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुतलेखन का उद्देश्य तथा वाक्यों को दुरुस्त करना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। अगला प्रश्न यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षाएं अब आपके बिल्कुल सर पर यानी कि निकट हैं। ठीक है, कल से ही आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख के महत्व पर प्रकाश डाल दीजिए। तो सुलेख का उद्देश्य सुंदर लेखन में लिखना होता है। लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख का बहुत महत्व है, क्योंकि सुंदर अक्षरों में लिखे हुए वाक्य पढ़ने में, समझने में और देखने में अच्छे लगते हैं। इसी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कह दिया है कि भद्दा लेख अधूरी पढ़ाई की निशानी है। अतः लेख सदैव स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता को प्रथम वरीयता देनी होगी आपको, तत्पश्चात स्पष्टता और सफाई का भी महत्व होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 13 है, शब्द का महत्व और शब्दों का वर्गीकरण कर दीजिए। तो शब्द का क्या महत्व है? शब्द भाषा रूपी भवन हेतु ईंटों का काम करते हैं। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, और शब्दों का वर्गीकरण या प्रकार कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इनका वर्गीकरण आप बता सकते हैं कि शब्दों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। अर्थ के आधार पर शब्द हो सकते हैं, इसके अलावा प्रयोग के आधार पर भी अलग अलग टाइप के शब्द होते हैं। इसके अलावा इतिहास से स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं, रचना के आधार पर अलग अलग शब्द होते हैं, व्याकरणिक
प्रकार के आधार पर भी अलग अलग जो शब्द है वो होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 14, मॉन्टेसरी विधि को समझाइए। मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने हेतु 3 विधियों का जो प्रयोग है वो निम्न रूप से किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, सर्वप्रथम बच्चे को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है। यह अभ्यास कार्य कागज या पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवा कर ही किया जाता है। इसके अलावा पॉइंट 2 में बताया गया कि बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने हेतु रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में बताया गया कि धीरे धीरे उक्त रेगमाल कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगते हैं। इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि और साम्य में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं और तब वे स्वतः लिखना आरंभ कर देते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 15, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कीजिए। तो आप बताएंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द इस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहला होता है एकार्थी शब्द, उसके बाद होता है अनेकार्थी शब्द, उसके बाद समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी होते हैं, उसके बाद पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द होते हैं, इसके बाद विपरीतार्थक या फिर आप विलोम शब्द बोलते हैं, ये होते हैं। तो ये सारे के सारे जो शब्दों का प्रकार है ये अर्थ के आधार पर है। ठीक है, कैसे? अर्थ के आधार पर, यानी कि कहीं ना कहीं इनमें अर्थ का महत्व है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 16, सस्वर वाचन के गुण लिख दीजिए। तो उच्चारण की शुद्धता होती चाहिए। ठीक है, उत्तम स्वर वाचन में शुद्धता का विशेष महत्व था। प्रत्येक शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप में करना चाहिए। उच्चारण में अशुद्धता कई कारणों से आ जाती है, जिसके उदाहरण बताया गया कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, अज्ञानतावश गलत अभ्यास, अध्यापक का शुद्ध उच्चारण, इसके अलावा उच्चारण स्थलों में दोष आदि, अतः परीक्षण के माध्यम से कारण का पता लगाकर उसे दूर करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम तथा पूर्ण विराम का ध्यान रखकर आपको पढ़ना चाहिए। रोको मत जाने दो। ठीक है, इस वाक्य में यदि रोको के पश्चात आप विराम करके पढ़ेंगे तो एक अर्थ होगा, और मत के बाद विराम करके पढ़ेंगे तो दूसरा अर्थ होगा। ठीक है, यानी कि 2 अर्थ होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप विराम चिन्ह लगाएंगे रोको के बाद तो अलग होगा अर्थ, और यहाँ पर रोको मत जाने दो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप विराम चिन्ह लगाएंगे तो अलग अर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के बाद यहाँ बताया गया है, और अतः विराम चिन्ह का चिन्ह जो है वो यहाँ पर वाक्यों का जो अर्थ है वो बदलने में सहायक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 बताया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है? सबसे पहले तो पूछा जा रहा है कि लिखने में बैठने का ढंग तथा कागज से दूरी क्या होनी चाहिए। तो अच्छे आसन का लिखावट पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अतः कुछ भी लिखना शुरू कराने के पूर्व शिक्षक को बच्चों के आसन पर ध्यान देना चाहिए। लिखने के लिए ऋण डेस्क का प्रयोग किया जाना चाहिए। शरीर जहाँ तक हो सके संतुलित रखा जाए। जांचें कुर्सी पर सीधी रखनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा निचला भाग पैर का लंब रूप में हो, पैर का तलवा फर्श पर टिका हो, दाएं हाथ से लिखा जाए तथा बाएं से कागज संभाला जाए। कापी और आंखों की दूरी कम से कम 1 फुट की होनी चाहिए, यानी कि 12 इंच। और इसके बाद है बच्चे मेज पर झुककर बिल्कुल ना लिखें, अर्थात शिक्षकों को बच्चों को बैठने के ढंग पर विशेष ध्यान दे देना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है कि देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कर दीजिए। हमारी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ध्यान रखना, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वर्तमान रूप ब्राह्मी का विकसित रूप है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नवीन ध्वनियाँ, उनके लिए नए नए चिन्ह बना लिए गए। यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला और लिपि इसकी सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। स्पष्टता और व्यंजकता में अन्य दूसरी कोई लिपि इसकी तुलना नहीं कर सकती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। बांग्ला और गुजराती लिपियाँ इससे काफ़ी मिलती जुलती हैं। गुरुमुखी, मुंडा, कैथी आदि लिपियाँ भी देवनागरी लिपि में ही विकसित हुई हैं। तो इसके बाद यहाँ से आप देख सकते होंगे आपकी आंसर की भी दी हुई है। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं। बाकी इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त कर देते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।